जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त फ्राइडे और दोस्तों आज के दिन हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तीनों के तीनों टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से रहेंगे। एक हम बात करेंगे डेटा रेगुलेशन के बारे, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल था, अब उसको वापस ले लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब ये क्यों लिया गया है, क्या इसके पहले पुराने प्रपोजल्स थे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या कंसर्न्स हैं, अगर हम सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की बात करें, टेक कंपनीज की बात करें, क्या कंसर्न्स थे जो प्रपोज्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो प्रपोजल्स पहले रखे गए थे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है ब्रीथिंग लाइफ इनटू इट, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आईआर से भी संबंधित है और एक्सटर्नल इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल रहेगा इसमें बात करेंगे एमएसपी के बारे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बट मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। Now we have a telegram group, ladies and gentlemen. Now the name of this telegram group is editorials with mains answer writing. Before we start the video, तो रोज ये 2-3 मिनट के लिए मैं हमेशा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये आपको मैसेज देता हूँ, जस्ट इन केस आई एम अज्यूमिंग कि अगर कोई बच्चे हैं जो नए अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वो इस फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे रोज आपको शाम को क्वेश्चन दिया जाता है एडिटोरियल्स के एंड ऑफ द वीडियो में, और आपने अगले दिन तक आपको 12 बजे तक टाइम दिया जाता है कि आपने उसके ऊपर आंसर लिखना है और जो बेस्ट आंसर है वो शॉर्टलिस्ट करके हम आपके साथ अगले दिन की वीडियो में शेयर करते हैं। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक दिस लिंक। यू विल फाइंड दिस लिंक। द मोमेंट यू क्लिक दिस लिंक यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस टेलीग्राम ग्रुप। यदि आपको रीडायरेक्ट नहीं किया जाता तो आप हमारे नंबर पे, ये हमारा नंबर है 6280133177, इस पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करके हमारी एडमिन टीम जो है, तो हमारी एडमिन टीम ऐसे शाम को 7 बजे तक यहाँ पे ऑफिस में होती है। तो अगले दिन सुबह आके अगर आप ये वीडियो 8 बजे देख रहे हैं, रात को 9 बजे देख रहे हैं, 10 बजे भी देख रहे हैं, व्हाटएवर टाइम आप देख रहे हैं, तो हमारी एडमिन टीम में से कोई ना कोई आपको अगले दिन हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देगा। बेस्ट आंसर दोस्तों हम शेयर करते हैं और साथ के साथ मॉडल आंसर भी इस टेलीग्राम ग्रुप में रोज शाम को 6 बजे पिन करा जाता है ना। दोस्तों कुछ कारण के करके हम जो मॉडल आंसर है संडे को ही पोस्ट करेंगे। तो मॉडल आंसर 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 और इवन जो कल का भी एडिटोरियल आएगा, तो ये सारे के सारे जो मॉडल आंसर्स रहेंगे इन 5 दिनों के, वो हम कब पोस्ट करेंगे, संडे शाम को पोस्ट कर देंगे। तो आप मॉडल आंसर्स को तब आराम से पढ़ सकते हैं। नाउ बेस्ट आंसर, सो वेरी वेल डन अक्साया, मतलब ये बहुत ही अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है, बहुत ही धांसू आंसर इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है और बहुत अच्छा लगा आपका आंसर पढ़ के। अक्साया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, इन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। जहां पे बात करते हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है जो भी रिसेंटली आई थी, तो जो वहां पे बात फाइंडिंग हमारे सामने आई है कि जो इंडिया की आबादी है वो चाइना से भी काफी ज्यादा होगी और ये नवंबर 2022 में ही हम वो चाइना की आबादी को क्रॉस कर देंगे। फिर डिफरेंस की बात करिए कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या फर्क है। ऐसे तो इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे फर्क हो सकते हैं, माना कि चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बट क्या फर्क है अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, क्योंकि अभी पलड़ा हमारे फेवर में है, बिकॉज अभी यूथफुल पॉपुलेशन हमारे फेवर में है। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ठीक है, कैसे हम एक ओपन सोसाइटी मॉडल फॉलो करते हैं, लिबरल एक सोसाइटी है हम, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जबकि चाइना की बात करें तो वहां पे बहुत कोअर्सिव पॉपुलेशन मेजर्स 80s में उठाए गए थे। चाइना एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है। कल हमने आर्टिकल में हुकाऊ सिस्टम के बारे में भी बात किया था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे तो देखिए आर्टिकल में क्या चीज मेंशन थी, आर्टिकल्स में तो ये मेंशन था कि अगर हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना है, रीप करना है, तो वी शुड इन्वेस्ट इन हेल्थ, वी शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। पर यहाँ पे देखिए इन्होंने कि कैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने कितने सारे डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन करे हैं, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ वन मोर थिंग, ये पासिंग बाय जो आपको मैं बताना चाहता हूं, तो जैसे आज दोपहर को हमारा एक डाउट सेशन था, हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज परचेज करे हुए हैं, तो उनके जो भी डाउट्स रहते हैं, कोशिश रहती है 2 या 3 हफ्ते में एक बार उनके साथ हम वो डाउट सेशन रखें। तो अब किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर मैं एडिटोरियल्स में से देख के ही अपने आंसर्स लिखूं, अभी मैंने आंसर्स लिखने शुरू करे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है? कोई बुरी बात नहीं है। द वेरी फैक्ट, अब ये बात चलो उन्होंने पूछी थी, लेकिन ये मैं आप सबको बता रहा हूं जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि देखिए आंसर लिखना बहुत जरूरी है। आप आंसर लिख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। एक छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, एकदम से तो वो भागना शुरू नहीं कर देता, पेरेंट्स का हाथ पकड़ता है, कोई उसके घर में कोई बड़ा सदस्य है उनका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। तो अभी आप ये समझिए कि जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको मदद करेंगे आपकी आंसर राइटिंग में।
ठीक है। तो चाहे वो आंसर राइटिंग आपकी GS1 की है, GS2 की है, GS3 की, आपने कुछ भी नहीं शुरू करा, देखिए कोई चीज शुरू करने से ना बहुत खुशी मिलती है, अपने डर को ओवरकम करने से बहुत खुशी मिलती है ना। अगर आपको डर है कि मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है, मैं प्री में तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाता हूं, मेरे प्री में क्वेश्चन भी बहुत सही होते हैं, लेकिन मैं आंसर्स नहीं लिख पाता हूं, उस डर को ओवरकम करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब कोई परफेक्ट आंसर तो आपसे नहीं मांग रहा कि आज पहले दिन ही आप सबसे परफेक्ट आंसर लिख दीजिए। अब परफेक्ट आंसर के ऑब्सेशन में अगर आप आंसर लिखना शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने प्रीलिम्स से पहले मेंस रेडी होना बहुत जरूरी है। यदि आप सोचेंगे कि पहले मैं प्री क्लियर कर लूं बाद में मैं मेंस की तैयारी करूंगा, कभी भी मेंस नहीं क्लियर होगा। सॉरी टू से दैट, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं स्टैम्प पेपर के साथ। ठीक है, तो द वेरी फैक्ट कि आप आंसर्स लिख रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, अपने डर को ओवरकम करके लिख रहे हैं, बेस्ट आंसर आपका हो या ना हो कोई बात नहीं, हमने लिखना है। एडिटोरियल्स को देख के लिखिए, कोई बात नहीं है। 2-3 महीने के बाद आप भी अपने आंसर्स में डिफरेंस देखेंगे और आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिखना शुरू कर देंगे, जहां पे आप अपने डायमेंशंस भी उस आंसर में डाल रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हु बेनिफिट्स फ्रॉम द डिले, ये आर्टिकल और ये जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आया है, डेटा रेगुलेशन व्हाट नाउ, तो ये दोनों आर्टिकल का जो जिस्ट है हम यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि जहां तक हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं तो 24 जनवरी 2022 को प्लेलिस्ट हमारी है, प्लेलिस्ट हमारी जो एडिटोरियल डिस्कशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे बनी हुई है, चाहें तो आप जाके वहां पे इस वीडियो को एक्सेस भी कर सकते हैं। एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में जिसका एनालिसिस भी मैंने किया था, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो लेट अस बेसिकली अभी वॉक थ्रू की डिटेल्स क्या थी ऑफ द देन प्रपोजल्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, तो ये जो 2019 से हम डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात सुनते आ रहे हैं, बहुत जरूरी भी है ना। डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू गोल्ड, डेटा एज की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन को बढ़ाने की हम बात करते हैं, और पिछले 2-3 सालों से तो डिजिटाइजेशन के ऊपर ज्यादा इंपेटस भी है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करें। आज के टाइम पे लोग ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आपकी डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, अब हम देखते रहते हैं। कई बार हम कोई, अगर हम मान लीजिए आप कोई ब्राउज कर रहे हैं, आप लेट्स से कि आप हिंदू की वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई पॉपअप आ जाएगा। वो पॉपअप होगा मे बी किसी रेकमेंडेशन का, शायद आप कल या परसों अमेजॉन पे कुछ देख रहे होंगे, ठीक है, कोई चीज़ आप बाय करना चाह रहे होंगे, एकदम से वो पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अब आप सोचेंगे यार कि हिंदू की वेबसाइट पे अमेजॉन का पॉपअप कहाँ से आ गया, भी मैं वहाँ पे कुछ जीन्स लेना जा रहा था या कोई टी शर्ट लेने जा रहा था, अमेजॉन की साइट पे कुछ परचेज करने जा रहा था, तो मैं कुछ शॉर्टलिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हिंदू की वेबसाइट पे पॉपअप आ गया, है ना। और द वेरी फैक्ट इज के चाहे वो अमेजॉन है, फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो जो भी आपकी मर्जी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हैंडल हो, आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक रहती है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। तो सरकार को एक डेटा प्रोटेक्शन बिल, एक कानून बनाना भी बहुत जरूरी था, तो वो कोई बुरी बात नहीं है डेटा प्रोटेक्शन कानून होना। अब क्या हुआ, अब डेटा ओवर प्रोटेक्शन है ना, डेटा प्रोटेक्शन तो जरूरी है, पर क्या ओवर प्रोटेक्शन है ना, डेटा ओवर प्रोटेक्शन क्या वो बात जरूरी है। अब एक JCP, जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ना, मीनाक्षी लेखी जी ने इस कमेटी को हेड किया था, उन्होंने कुछ प्रस्ताव जो थे पार्लियामेंट के सामने रखे थे, नवंबर 2021 की बात है ये, ठीक है, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 को लेके। अब ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से जो हम बात करते आ रहे, इसका जो आधार है ना, इसका जो आधार है, यानी कि इसमें जो प्रस्ताव रखे गए थे, ये कहां से बोरो किए गए थे, ये बोरो किए गए थे फ्रॉम दी जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, ठीक है, BN श्री कृष्ण कमेटी, जो कि 2018 में उन्होंने जो अपने प्रस्ताव थे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार के सामने सौंपे थे। जो जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी है, उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे डेटा प्रोटेक्शन को लेके, उन्होंने किस आधार पे दिए थे, बिकॉज जब 2017 में जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी, उसके चलते सरकार ने जस्टिस BN श्री कृष्ण को अप्रोच किया कि भाई डेटा प्रोटेक्शन को लेके आप अपने विचार दीजिए, ठीक है, थोड़ा मार्गदर्शन कराइए। तो उन्होंने कुछ अपने विचार रखे, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए सरकार को, सरकार ने उन्हीं प्रपोजल्स को यूज करके एक डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया। लेकिन जस्टिस BN श्री कृष्ण ने बोला कि इसमें जो सरकार ने जो प्रपोजल्स रखे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल में, जो भी क्लॉजेस रखे हैं, इसमें आधे से ज्यादा तो वो हैं जो कि मैंने रेकमेंड करे ही नहीं थे, कि भाई ये जो क्लॉजेस रखे गए हैं इस बिल में, इसके चलते जो स्टेट है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट बन सकता है। ठीक है, नाउ इस बिल का प्रिंसिपल मोटिव क्या था कि भी कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं द यूज ऑफ आवर डेटा, और कैसे हम प्राइवेसी प्रोटेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी एस्पिरेशन है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम इनोवेशन को वेलकम करते हैं, एस्पिरेशन को वेलकम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पे, डिजिटाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस ले करते हैं। लेकिन सवाल हमारे सामने खड़ा उठता है कि जो प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि जो 2019 से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक डेटा प्रोटेक्शन रिजीम में हम नहीं आए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक फाइनल नहीं बना है, चलो बन भी जाएगा, लेकिन जो प्रपोज जो प्रस्ताव थे डेटा प्रोटेक्शन बिल के, क्या ये रुकावट बन सकते हैं ऑफ आवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। रेगुलेशन फैसिलिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, ओवर रेगुलेशन अच्छी बात नहीं है। अगर रेगुलेशन जो है, रेगुलेटरी कल्चर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, भी इन्वेस्टमेंट आ सके, टेक कंपनीज आ सके, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिल सके, तो अच्छी बात है।
लेकिन अगर ओवर रेगुलेशन की बात आती है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, तो फिर तो कहीं ना कहीं हम उसी जमाने में चले जाएंगे, इंस्पेक्टर राज वाले जमाने में, जो 1991 से पहले एग्जिस्ट करता था। तो ये चिंताएं उस टाइम पे जब 24 जनवरी को आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था तो ये सामने आई थी। ठीक है, अब क्या एप्रीहेंशंस यहां पे रेस करी गई हैं? तो ये जो प्रपोज, जो इसमें जो फीचर्स थे इस बिल में, उसमें ये था कि जो बर्डन है रेगुलेशन का, दैट विल बी वेरी फेटल टू द न्यू एंट्रेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल को न्यू टेक कंपनीज हैं, है ना, अगर हम न्यू स्टार्टअप्स की बात करें, अब हम स्टार्टअप इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपेटस दे रहे हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों इस बात का डर था, क्यों इस बात को लेकर डर रेस किया गया था, वो भी 1 मिनट में हम बात करेंगे उसके बारे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 8 सालों में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि रादर दैन के लोग सरकारी नौकरियां सीख करें, सरकार ये चाह रही है कि लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, है ना, जॉब क्रिएटर्स बने, कि भाई एक एंटरप्रेन्योर और 10 लोगों को हायर कर सकता है, 20 लोगों को हायर कर सकता है। तो सरकार का फोकस स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा है, और पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुके हैं, डेकाकॉर्न कंपनीज भी बन चुके हैं। लेकिन अब क्यों बने हैं? इसमें टेक्नोलॉजी का रोल रहा है, डिजिटाइजेशन का रोल रहा है, उसके बिना तो नहीं बन सकते हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम जब इस तरह के कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हम कहीं डेटा प्रोटेक्शन के चक्कर में ओवर रेगुलेशन तो नहीं कर रहे हैं। अब क्या एरियाज ऑफ कंसर्न थे? ठीक है, तो यहां पे एक तो पहले बात आती है सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, जिसकी जो डिस्क्रिशनरी जो रिमिट है वो बहुत ज्यादा वाइड होगा टू फॉर्मुलेट रेगुलेशन। अब ये बिल में ब्रॉड बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस थी। चलो हम डेटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है डेटा सॉवरेनिटी की, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसे मान लीजिए हम फेसबुक है, अमेजॉन है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो डेटा है इंडियन सिटीजन्स का वो बाहर नहीं जा सकता। अब इस बात की क्या गारंटी है? देखिए आमतौर पे हम ये सरकास्टिक में थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, हम आमतौर पे बात पढ़ते रहते हैं कि अंकल सैम इज वॉचिंग अस। अंकल सैम मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, कि अंकल सैम इज वॉचिंग अस। अब अंकल सैम हमको कैसे देख रहे हैं? अंकल सैम को हमारे बारे कैसे पता है? ये जो कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये कहाँ है? अमेरिकन बेस्ड कंपनीज है सारी की सारी। तो ये हमको क्या, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये नहीं कहते कि डेटा सॉवरेनिटी ना हो, पर्सनल डेटा सॉवरेनिटी ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस लगा के क्या हम बिजनेस को हिंडर करेंगे? क्या इसके चलते देखिए फेसबुक का बहुत ज्यादा थ्राइविंग बिजनेस है इंडिया में, है ना, कितने कंज्यूमर्स हैं फेसबुक के, कितने कंज्यूमर्स हैं ट्विटर के। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है, बट बात यहां पे ये भी आती है कि और भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर हम जीडीपीआर की बात करें, यानी कि जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है, शायद वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है जितनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल में मेंशन करे गए थे। तो ये जो प्रस्ताव जो रखे गए थे, शायद ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टंट कर सकते हैं, खास करके डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ को। ठीक है, अब ये जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, इसने एक और यहां पे जो चिंता का विषय है हार्डवेयर मॉनिटरिंग का। यहां पे ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि जो भी सारा का सारा हार्डवेयर है उसको भी मॉनिटर करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा और सर्टिफाई करा जाएगा बाय एक ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू, ताकि इंटेग्रिटी और ट्रस्टवर्दीनेस हम इंश्योर कर सके। ठीक है, अब ये कहां पे निशाना ताका जा रहा है? ये निशाना किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, बिकॉज अक्सर इस बात का देखिए फेयर रहता है, अप्रीहेंशन रहता है। मोस्टली देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है सारा कहां से आ रहा है? आपके टीवीज हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे कहां पे कंपाइल हो रहे हैं, कहां पे सारे असेंबल हो रहे हैं? चाइना में हो रहे हैं। ठीक है, अब इस बात का भी होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण कि चाइना से कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट आ रहा है, यू नेवर नो कि वो हार्डवेयर प्रोडक्ट में क्या डाला गया है। ठीक है, कौन से उसमें कुछ चीजें हैं जिसके चलते हमारे ऊपर सर्विलेंस किया जा सकता है। इस बात को लेकर काफी चिंता रहती है। लेकिन हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है ना, हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। हमारा सपना है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, जिसके चलते जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके चलते हमने 35,000 करोड़ का बजट रखा है टू गिव अ बूस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो अब इसके चलते जब हम इतनी स्ट्रिंजेंट अगर यहां पे रिक्वायरमेंट रख देंगे, है ना, हार्डवेयर मॉनिटरिंग की, तो कैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो कैसे बिल्डअप हो पाएगी? ठीक है, तो ये एक बहुत अनफेयर बर्डन था ऑन अ सेक्टर व्हिच इज येट टू बी डेवलप्ड एंड व्हिच होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस कि बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन किया जा सकता है। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म की बात करें। अब देखिए, अब ये जो अप्रोच थी, जो सरकार ने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो प्रस्ताव रखे थे, अब इसमें पोटेंशियल था कि जो डिजिटल बिजनेस की जो अगर हम बात करें, वो काफी ज्यादा हैम्पर किया जा सकता है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की हो, तो ये सब कंप्लायंस बर्डन के चलते ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारी ग्रोथ हिंडर करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल्स हैं, ये जो प्रपोजल्स रखे गए थे, तो यहां पे आर्टिकल में मेंशन ये बात करी गई थी कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे विल गेट अ रीजन टू पॉज एज, तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स को यहां पे फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, अट्रैक्ट करने की हम बात करते हैं, लेकिन कैसे हो पाएगा अगर इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ में रखे जाएंगे? ठीक है, तो एक फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम होना बहुत जरूरी है, जो कि इनोवेशन को प्रमोट करता है, ओपननेस को प्रमोट करता है और टेक्नोलॉजी को और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है। ओवर रेगुलेशन नहीं चाहिए। अब रीसेंट डेवलपमेंट, अब सरकार ने क्या बोला है?
सरकार ने जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको विड्रॉ कर लिया है और ये बोला है कि एक और कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हम लेके आएंगे, ठीक है। अब अगर व्हाई हैज द बिल बीन विड्रॉन, देखिए अब ये बिल के ऊपर जो बात है, देखिए 2017 के बाद जब से राइट टू प्राइवेसी जजमेंट जो केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट थी, जब से वो दी गई थी, तब से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, सिटीजंस की प्राइवेसी बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर नेशनल सिक्योरिटी, योर नेशनल इंटरेस्ट एंड सिटीजंस प्राइवेसी। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है दैट हैज बीन इन द वर्क सिंस 2018। अब एक पैनल था जस्टिस श्री कृष्णा जी ने, बीएन श्री कृष्णा जी के द्वारा हेडेड था, रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने ड्राफ्ट वर्जन इस बिल का ड्रॉ किया था, ठीक है। अब देखिए नवंबर 2021 में जो अभी विंटर सेशन था पिछला, जो अगर हम पिछले साल की बात करें, तो अब ये ड्राफ्ट को इतनी बार रिव्यू करा गया, इसमें और अमेंडमेंट्स करी गई। चलो जस्टिस श्री कृष्णा जी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको तो इनकॉर्पोरेट करा, उसके अलावा और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स इसमें करी। 81 अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज करी गई थी, 12 रिकमेंडेशन इसमें और डाली गई थी, ठीक है। लेकिन जस्टिस श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इतनी ज्यादा रिकमेंडेशंस तो मैंने ही नहीं दी थी, कि जिस फॉर्म में सरकार ने ये बिल बनाया है ये तो सरकार को एक टोटलिटेरियन स्टेट बना देगा, ऑरवेलियन स्टेट बना देगा, ठीक है। तो ये बिल देखा जा रहा था, और ये बात जस्टिस श्री कृष्ण ने बोली थी कि ये बिल देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कंप्लायंस इंटेंसिव है ना। अब ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है, जो भी सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है। ये जो प्रपोज्ड बिल है, दिस फेस्ड अ मेजर पुशबैक फ्रॉम द बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक है, गूगल है, ठीक है, और इवन फ्रॉम द प्राइवेसी एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। जो यहां पे डेटा सॉवरेनिटी की बात आती है, डेटा लोकलाइजेशन की बात आती है, तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी, डेटा लोकलाइजेशन से, ठीक है। तो अब देखिए बात यहां पे ये आती है कि भी अब अगर फेसबुक है, गूगल है, चलो ये भी बात सही नहीं कि हमारा डेटा, हमारा पर्सनल डेटा कोई और एंटिटी एक्सेस करे, है ना। तो अब लेकिन वो बात भी सही है, लेकिन वी हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस। एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, जहां पे हमारी डेटा सॉवरेनिटी भी बरकरार रह सकती है और साथ के साथ हमारा जो डेटा है वो ज्यादा लीक भी नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ अंडर विच इट वुड हैव बीन मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कि वो स्टोर करें कॉपी ऑफ सर्टेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। तो अब देखिए, अब अगर इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कि उसको डेटा स्टोर कहीं करा जा रहा है ना, तो अब फेसबुक का ये कहना था, ट्विटर का ये कहना था कि भी तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट करने वाली बात है। अगर इंडिविजुअल को ही नहीं पता कि उसका सेंसिटिव पर्सनल डेटा अगर चलो कहीं बाहर नहीं जा रहा, लेकिन विद इन इंडिया हम कहीं और स्टोर कर रहे हैं, है ना, हम किसी और रिपोजिटरी में स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी सिटीजंस की प्राइवेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। नाउ प्रेसिंग पॉइंट क्या था क्रिटिक्स के लिए? सो देयर वाज अ प्रपोज्ड प्रोविजन इस बिल में विच अलाउड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, अगर हम बात करें RNAW की बात करें, IB की बात करें, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, खास करके सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, उनको एग्जेम्पशन मिलेगा कि भाई इस जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, तो यानी कि सिक्योरिटी के मामले में जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो वहां पे हम अगर लोगों का पर्सनल डेटा एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सरकार को और सरकारी एजेंसीज को ब्लैंकेट बैन होगा, चाहे वो ED है, चाहे वो CBI है, चाहे वो IB है, वो टेवर इट इज। अब ये अगेन यहाँ पे बात जो क्रिटिक्स उन्होंने बोला कि ये किस बात का फिर बिल हुआ, ये किस बात का डेटा प्रोटेक्शन हुआ, कि आप कह रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करना है, नेशनल सिक्योरिटी को केटर करना है, ठीक है, लेकिन इसके चलते सिटीजंस की प्राइवेसी खतरे में है। तो अगेन बात आती है ना कि हमको एक बैलेंस बना के रखना है प्राइवेसी के बीच में भी और जो आपकी सिक्योरिटी के बीच में भी। नाउ डेटा इज द न्यू गोल्ड, लेकिन वेयर इज माय प्राइवेसी? अब ये जो डिलेज थे बिल में, दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। दे हैड पॉइंटेड आउट कि इट वाज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि इंडिया, हम एक लार्जेस्ट, हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट कहते हैं, लेकिन हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है कि हम लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, जब से AP शाह की कमेटी जो आई थी, जहां पे रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी की बात करी गई थी। 5 साल यानी कि 2017 की बात है, जो पुत्तुस्वामी जजमेंट आई थी राइट टू प्राइवेसी की, और 4 साल हो चुके हैं जब से जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट यानी कि आई है, जबकि उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो उन्होंने प्रस्ताव रखे थे। और ये तीनों ही कमिटीज ने एक बहुत अर्जेंसी यहां पे एड्रेस करी है फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड सर्वेलेंस रिफॉर्म, ठीक है। तो यहां पे ये जो बात है क्रिटिक्स कह रहे हैं। अब टाइमलाइन की बात करें तो जो जस्टिस श्री कृष्ण पैनल था वो 2017 में सेटअप करा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया राइट टू प्राइवेसी को लेके। तो ये जजमेंट ने सरकार को निर्देश दिए, डायरेक्शन दिए कि भाई आपको एक डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। जुलाई 2018 में कमिटी ने, यानी कि जो जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी है, उन्होंने सबमिट करा ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ये फिर से एक फ्रेश बिल ड्राफ्ट करेंगे और उसमें से कुछ जो प्रोविजंस हैं जो कि ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल में दी गई थी, उसमें से कुछ प्रोविजंस बोरो करी जाएंगी। ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी कि जो
जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण कमेटी ने जो प्रपोजल दिए थे। दिसंबर 2019 में क्या होता है, जो बिल है रेफर किया जाता है टू ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, और इसको हेड कौन करता है, बीजेपी के जो मीनाक्षी लेखी हैं, ठीक है, बीजेपी के एमपी जो मीनाक्षी लेखी हैं। दिसंबर 2021 में ये जो जेसीपी है इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, और जस्टिस श्रीकृष्ण जी भी कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे आपने जो पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट टेबल करी है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आपने जो टेबल करा है, ये तो सरकार के फेवर में बहुत ज्यादा है। अगेन वो बात करते हैं टोटलिटेरियन स्टेट के बारे। Now, what can we expect from the revamped bill? तो जो क्वेश्चन है डेटा लोकलाइजेशन का, तो सरकार कंसिडर कर रही है कि वेदर कि हम इसको जो डेटा लोकलाइजेशन वाला जो प्रोविजन है इसको इतने स्ट्रिंजेंट फॉर्म में रखें कि इसको थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड फॉर्म में रखें, लीनिएंट फॉर्म में रखें, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है आने वाले टाइम में कि सरकार अलाउ कर सकती है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो टू ट्रस्टेड ज्योग्राफीज, यानी कि थिंकिंग ये है कि डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ रीजन व्हिच इज ट्रस्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये ट्रस्टेड ज्योग्राफीज कौन सी हैं, कौन से देश हैं जहां पे डेटा हमारा एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हमको नहीं पता। और हो सकता है कि ये जो आने वाले जो टाइम में जो नया बिल हमारे सामने आए, तो ये जो रिकमेंडेशन थी कि भी हार्डवेयर मॉनिटरिंग की जो बात करेगी थी एक्सेसिवली, तो शायद इस कंडीशन को भी रिमूव किया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो विद द गवर्नमेंट सेटिंग द गोल ऑफ $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, तो ये अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन के चलते हम ये शायद ये फिगर अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है इनोवेशन के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसेंसस क्या कहता है, सजेस्ट दैट द नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी नीड्स डेटा प्रोटेक्शन। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एमिशन नॉर्म्स की बात करते हैं, तो रेगुलेशन तो वहां पे भी बहुत जरूरी है, लेकिन रेगुलेशन अगेन जो कि इनोवेशन को प्रमोट करे और रेगुलेशन जो कि फैसिलिटेटिव हो, ज्यादा ओवर रेगुलेटरी ना हो। चलिए दूसरा आर्टिकल दोस्तों, तो ये हमारे नीति आयोग के जो चेयरमैन है, जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, उन्होंने आर्टिकल लिखा है ब्रीथिंग लाइफ इनटू इट। नाउ अब यहां पे हम बात करते हैं, ठीक है, लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टर्म है, इस साल जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था 5 जून को, तो ये कॉइन किया था टर्म, ये टर्म दिया था। अब क्यों किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, अब देखिए आने वाले समय में जैसे कि आप जानते हैं कि अगले साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारी लीडरशिप है, खास करके अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट डिबेट की बात करें, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि चलो हमने शायद इतनी डेवलपमेंट लेवल्स अचीव नहीं करे हैं, शायद हमारी इकोनॉमी इतनी ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्लाइमेट को लेके, वातावरण को लेके हमारी बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम वो कमिटमेंट निभा भी रहे हैं। पहले मेगावाट्स में बातें होती थी, मोदी जी अब कहते हैं कि अब गीगावाट्स में बातें हो रही हैं। और लीडरशिप की बात करें खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड की, है ना, हम चाहे साउथ एशियन रीजन की बात करें, ठीक है, लीडिंग द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन, द लैटिन अमेरिकन रीजन, द अफ्रीकन रीजन, एज फार एज द क्लाइमेट कमिटमेंट इज कंसर्न, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है जो आने वाली है, अपार्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन, अपार्ट फ्रॉम चाइना ताइवान, इस तरह के इश्यूज के अलावा जो और मुद्दे हैं, अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो ये मौका है कि कैसे वी कैन वॉक द टॉक ऑन आवर क्लाइमेट कमिटमेंट्स, और कैसे हम जन भागीदारी, है ना, देखिए अब क्लाइमेट एक्शन लेना है तो सरकारें नहीं ले सकती हैं, लोगों को भी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे ये दोनों बातें हम इंश्योर कर सकते हैं अगर हम क्लाइमेट डिबेट की लीडरशिप संभालना चाहते हैं, ठीक है। तो जहां पे COP26 में हमने नेट जीरो का टारगेट अनाउंस किया था, हमने पंचामृत यानी कि 5 क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट्स दी थी टुवर्ड्स 2030, जहां पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा हार्नेस करने की बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे आर्टिकुलेट किया था एक कंसेप्ट, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, इसको LIFE मतलब LIFE लाइफ का एक्रोनिम से इसको कहा जाता है। लाइफ यानी कि एडवोकेटिंग फॉर अ माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन बाय पीपल वर्ल्ड वाइड इंस्टेड ऑफ माइंडफुल एंड वेस्टफुल कंजम्पशन। अगेन यहां पे जन भागीदारी की बात आती है, जहां पे हम सही तरीके से, सही जिम्मेवारी से चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। रिसोर्सेज को देखिए, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है, ठीक है, कभी ना कभी तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना, कभी ना कभी तो वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबली नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, बट जो रिसोर्सेज अभी हमारे सामने हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज अभी हमारे सामने हैं, क्या हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी भी एक साफ सुथरी हवा ब्रीथ कर सके, पानी उनके पास पीने के लिए हो, ठीक है, गंदगी में ना रहें, साफ सफाई में रहें। तो हमको इसके चलते हमको जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करने पड़ेंगे। Chaotic 21st century. Now, apart from the wars happening, apart from the geopolitical crisis happening, whether it's China, Taiwan, whether it's Russia, Ukraine, है ना, टीवी लगा के देखो तो लगता है कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है, तो वो हम पिछले 5 महीनों से इस तरह की भावना में रह रहे हैं। बट द थिंग इज इट्स chaos, है ना, पैंडेमिक आया, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इट्स chaos। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हमको ये भी पता है कि एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ये रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे कि ये तो रियलिटी नहीं है, इट्स फॉल्स, कि दिस इज इट्स अ फॉल्स, इट्स अ मिथ, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। नहीं, क्लाइमेट चेंज मिथ नहीं है, रियलिटी है, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है,
बारिशें हो रही हैं, यूरोप में फॉरेस्ट फायर्स देखते हैं, कनाडा में इतनी गर्मी देखते हैं। अब आने वाले टाइम में एस्टिमेट किया जाता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है दैट माइट एंड अप लूजिंग अप टू 18% ऑफ जीडीपी। हम अगर अपनी बात करें जहां पे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम ड्रीम देखते हैं, वी माइट एंड अप लूजिंग $6 ट्रिलियन बाय 2050 अगर कोई क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये क्लाइमेट एक्शन कौन लेगा? सरकारें या प्राइवेट कंपनीज नहीं लेंगी, सोसाइटी, जन भागीदारी की यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। और भारत में 50% से ज्यादा जो हमारी जो लार्जली रूरल वर्कफोर्स है, दिस विल बी नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की भी हम बात करते हैं। क्या आपको पता है यहां पे बात आर्टिकल में करी गई है कि यूनेप के हिसाब से अगर दुनिया की 10% या 12% आबादी भी अगर इको फ्रेंडली बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर लें तो हम जो कार्बन एमिशंस हैं उसको 20% कम कर सकते हैं, 20% ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे कि एसी को बंद करना, एसी चलाइए, हीटर चलाइए, लाइट्स को भी यूज करिए, लेकिन जब आपको नहीं चाहिए, अब मान लीजिए कि आप अपने कमरे में नहीं बैठे हैं, आपने आधे घंटे के लिए भी, 15 मिनट के लिए भी, घंटे के लिए भी अगर आपने कहीं बाहर अपने कमरे से जाना है तो एसी, हीटर, बत्तियों को मत चलाइए, उसको बंद रखिए। दैट विल एंड अप सेविंग 282 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी बात। अब देखिए हमको ये, अब देखिए अब ये तो नहीं हम कर सकते कि हम यहां पे कोई अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी खुद इन्वेंट कर लें, है ना। अब कुछ चीजें जो है वहां पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां पे फाइनेंस मोबिलाइजेशन की बात है, तो वो हमको जो फैसले हैं सरकारों के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अपने हाथ में भी तो बहुत कुछ है ना, अपनी साफ सफाई मेंटेन करना, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बिजली को ऑफ करना अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं, फूड वेस्टेज को अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बात करी गई है। अब देखिए ये बातों को ना आप एस्से में भी कोड कर सकते हैं। अगर आपको इसको इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन GS3 में आता है या एस्से में आता है तो ये जो बातें आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितना हो सके फूड वेस्टेज को अवॉइड करें, ठीक है। नाउ दैट कैन एंड अप रिड्यूसिंग आवर इंडिविजुअल्स कार्बन फुटप्रिंट बाय 370 kg पर ईयर, ठीक है। तो इस तरह की यहां पे बातें करी गई हैं, फैक्चुअल बातें हैं। तो लाइफ को लॉन्च करा गया था जून 5, 2022 को, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। विजन क्या था कि हमने हार्नेस करना है इंडिविजुअल की पावर को और कलेक्टिव एक्शन को दुनिया भर के अक्रॉस, के कैसे हम क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ लड़ सकते हैं, कैसे इसको वॉर फुटिंग पे हम इस मैटर को लेके आगे आगे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम सिंपल लाइफस्टाइल्स के जरिए, ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के जरिए अपने लाइफस्टाइल्स में चेंजेस करके कैसे हम ये क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे छोटी सी बात है कि जैसे अब देखिए प्लास्टिक पे तो चलो बैन लग चुका है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की बात करें, ठीक है। हम रीयूजेबल क्लॉथ बैग को हम यूज कर सकते हैं अगर मार्केट में जाना, अपने सामान लेने जाना है, जो भी आप दूध, ब्रेड, अंडे वगैरह अगर आप मार्केट में रोज लेने जाते हैं तो प्लास्टिक के थैले की बजाय आप अपना जो कोई कपड़े का बैग है उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर आपको किसी मार्केट से कपड़े का बैग 5 रुपए का भी मिलता है, आपको दुकानदार 5 रुपए चार्ज करता भी है, तो उस कपड़े के बैग को आप अपने स्कूटर में, अपने मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं कि चलो जब भी मार्केट जाएंगे उसको यूज कर लिया, ठीक है। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, पैदल जाएं, साइकिलिंग करें। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अब इंडिया तो डेनमार्क जैसा नहीं है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। डेनमार्क में तो लोग पैदल जाते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं। अब चलो यहाँ पे भी हम लॉकडाउन के टाइम पे देखते थे लोग बहुत साइकिलिंग करते थे, है ना। साइकिलिंग करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि अब यहाँ पे इशू आता है कि चलो कहना तो आसान है कि साइकिलिंग पे जाओ, वॉक करके जाओ, लेकिन यहाँ पे गर्मी जब होती है तो साइकिल भी नहीं किया जाता, वॉक भी नहीं किया जाता। लेकिन इस तरह की कोशिश अगर हम कर सकते हैं तो हम शायद क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। तो जो लाइफ है, दिस एम्स टू एक्टिवेट अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रो प्लैनेट पीपल। तो अगेन जन भागीदारी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे डेनमार्क की बात करेगी, डेनमार्क साइकिल्स का इस्तेमाल, साइकिल्स ताकि लोग ज्यादा इस्तेमाल करें उस चीज को प्रमोट करता है, ठीक है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना। जापान की बात करें, जापान का एक यूनिक इनिशिएटिव है वॉक टू स्कूल, के बच्चे पैदल चलते चलते स्कूल आए। अब ये दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस सिंस द अर्ली 50s, तो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। अब अगर इस बात को 70 साल हो चुके हैं तो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। तो सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ जापानीज, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस हैबिट कि भी वो पैदल अपने स्कूल जा रहे हैं या साइकिल पे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे हर एक घर में 3 या 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो फिर कैसे हम इस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे? छोटी छोटी बात पे आपको मार्केट जाना है, लोकल आपने अपने मार्केट में जाना, आपको मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, गाड़ी पे जाना पड़ता है। अब ये छोटी छोटी अगर हम चेंजेस लेके आ सकते हैं तो हम यहाँ पे इस मामले को हम थोड़ा सीरियसली एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइफ हाउएवर इज प्लान्ड एज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल मूवमेंट which will obviously be led by India in partnership with other countries। तो ये प्रोवाइड करेगा दुनिया को एक यूनिक पीपल पावर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगेन फोकस कहां पे है? फोकस इंडिविजुअल पे है और कलेक्टिव एक्शंस पे, कलेक्टिव एक्शंस सोसाइटी पे है, ठीक है, कि कैसे हम ये क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ सकते हैं। तो यहां पे 3 ऐसे पिलर्स यहां पे एड्रेस करे गए हैं अगर हम लाइफ की बात करें। एक तो है कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो अगर हम कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि जिम्मेवारी से हम चीजें कंज्यूम करें, अब आमतौर पे इस बात को एक मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर के लिए आपको एक बहुत ही एक सिंपल साधारण लाइफस्टाइल व्यतीत करना पड़ेगा, है ना। आपको जैसे कि जंगलों में जाके रहना पड़ेगा, बिल्कुल आपको साध संत बनना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि हम लोगों को बिल्कुल ही सिंपलिसिटी, अगर आप सिंपल लाइफस्टाइल वैसे लीड करें चलो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देयर इज नो हार्म टू बी मटेरियलिस्टिक, देयर इज नो हार्म टू कंज्यूम थिंग्स, बट कंज्यूम करें लेकिन उसको कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली करें, रादर दैन अगर यहां पे ये बात करेगी कि कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली करें रादर दैन यूर कंज्यूमिंग लेस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपके पास एसी है, फ्रिज है, या हीटर है, या कूलर है, तो वो रखिए अपने पास, कोई ऐसी बात नहीं, आपको कोई ये नहीं करा कि आप एसी खरीदना बंद कर दीजिए, कूलर खरीदना बंद कर दीजिए, वो बात नहीं है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें आप। दूसरी बात आती है प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली। तो यहां पे देखिए दोस्तों, पॉलिसीज की बात आ जाती है, रेगुलेशंस की बात आ जाती है कि कैसे सरकारों के द्वारा जो पॉलिसीज या रेगुलेशंस है वो कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री को कि वो प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली करें। ठीक है, अब अगर हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन पैटर्न में भी चेंज लेके आना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत इंसेंटिव मिलेगा ग्रीन इंडस्ट्रीज को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, इसके चलते बहुत सारा जॉब क्रिएशन भी होगा। ठीक है, तो लोगों में अवेयरनेस और भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है क्लाइमेट चेंज की, जहां पे हम बात करें तो डेफिनेटली जो कंपनीज की बात करें तो वो भी एक इको फ्रेंडली तरीके से अपने प्रोसेसेस को डिजाइन करेंगे। नाउ लिविंग रिस्पॉन्सिबली, अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा यहां पे हमारी कल्चर की बात आती है, यहां पे हमारी संस्कृति की बात आ जाती है। देखिए कोविड ने हमको ये बताया है, कोविड के चलते देखिए अब बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, है ना। हम चलो ये रैट रेस में लगे होते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमारी एस्पिरेशंस है ना, लेकिन कोविड के चलते हमको इस बात का रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत कम चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। तो अब देखिए कोविड के चलते कितना नुकसान लोगों ने देखा। दिस वॉज अ वेकअप कॉल कि चलो हमने कितनी मर्जी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना एज अ सोसाइटी आगे आ पाए हैं। ठीक है, वी आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, वी आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ द नेचर। ठीक है, एज अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ पीपल, जहां पे एक शेयर्ड हम सिविलाइजेशन के अप्रोच के साथ, शेयर्ड ये दुनिया तो हम सबकी कॉमन है ना, ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं, तो एक इंसान को थ्रेट हर किसी को थ्रेट है। देखिए यानी कि कोविड की अगर हम बात करते हैं, अगर एक बंदे को कोविड है तो हर किसी को कोविड हो सकता है, एक इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो हर किसी को कोविड ट्रांसमिट कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पे बात आती है कि ग्लोबल कम्युनिटी की, है ना, ये ग्लोबल शेयर्ड नेचुरल वर्ल्ड की। तो अगर ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया को थ्रेट है या अमेरिका को थ्रेट है, पूरी दुनिया को ही थ्रेट है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, तो लाइफ कैन मेन स्ट्रीम अ हार्मोनियस एंड माइंडफुल वे ऑफ लिविंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशंस फ्रॉम द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। चलिए लास्ट दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बात करेंगे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे। तो यहां पे दोस्तों एक अलायंस के बारे में हम बात करेंगे, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये यूएस ने रिसेंटली अनाउंस कर दी, एक ग्लोबल अलायंस है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। यूएस के अलावा 10 और देश हैं जो कि इस अलायंस में शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, इंडिया नहीं है। ये पार्टनरशिप को अनाउंस करा गया था एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग इवेंट, जो कि इस साल कनाडा में जून में हेल्ड करा गया था। अब ये क्यों लॉन्च करा गया? देखिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, अगर हम REE की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो डोमिनेंस कहां पे है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की? वो चाइना के पास बहुत डोमिनेंस है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी हम कोविड के चलते पिछले 2 सालों से सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं कि जितनी भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, जो असेंबली लाइंस हैं, है ना, सप्लाई चेन असेंबलीज हैं, वो चाइना में सिचुएटेड है। कैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं ताकि सप्लाई साइड इश्यूज कम हो सके। अब हम ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी है, आपने टीवी बनाने हैं, आपने स्मार्टफोन्स बनाने हैं, आपने लैपटॉप्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाना है, तो उसको बनाने के लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, सोलर, अगर हम बैटरीज की बात करें, सोलर सेल्स की बात करें, तो ये जो REE है यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, जो डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स की, ये बहुत एसेंशियल है इवन फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, फॉर द क्लीन एनर्जी एंड अदर टेक्नोलॉजीज, और ये जो डिमांड है आने वाले टाइम में और एक्सपैंड करेगी। तो ये सब जो देश है ये डिपेंडेंट चाइना के ऊपर नहीं रहना चाहते कि बिकॉज चाइना के पास बहुत ज्यादा डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। अब ये जो अलायंस है ना, ये MSP, दिस विल हेल्प इन कैटलाइजिंग, इन मोबिलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज, और दिस विल बी अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। ठीक है, नाउ अब लेकिन यहां पे इंडिया नहीं है। अब ये एक बहुत कंसर्न की बात है कि चलो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन इंडिया को इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में क्यों नहीं रखा गया, यूएस लेड पार्टनरशिप में क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज हम भी अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम करना चाहते हैं। देखिए हमारा जो डर है, हमारा जो फियर है कि हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो जस्टिफाइड भी है।
ठीक है, बिकॉज देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को काफी पुश देने की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम नहीं चाहेंगे कि पेट्रोल से या डीजल से गाड़ियां चले, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बहुत एसेंशियल हैं। ठीक है, अब ये अलायंस तब बनता है इन द बैकड्रॉप ऑफ रिकॉर्डेड डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए अभी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की, है ना, हम चिप शॉर्टेजेस की बात करते हैं कि भाई पैंडेमिक के करते, अब देखिए गाड़ियां बननी है, फोन बनने हैं, तो चिप शॉर्टेजेस की बात आती है। अभी जब हमने ताइवान का आर्टिकल भी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, जब हम यूएस चाइना ताइवान का जो एंगल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ताइवान में कितनी ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। आपको ये पता भी होगा कि ताइवान है चाहे यूक्रेन है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पे भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत क्रिटिकल है चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब डेफिनेटली अब इस तरह के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं दैट कैन इंपैक्ट, बिकॉज इस तरह के अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो, वल्नरेबिलिटी हो, तो जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अगेन आई रिपीट, फॉर द क्लीन एनर्जी एंड अदर टेक्नोलॉजीज। गोल क्या है इस अलायंस का? वो ये इंश्योर करना है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको जहां जहां पे खास करके वो पाए जाते हैं, जिन ज्योग्राफीज में वो पाए जाते हैं, उनको वहां पे प्रोड्यूस करा जाए, प्रोसेस करा जाए और रिसाइकल इस तरीके से करा जाए ताकि उसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो हार्नेस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर द लार्जर गुड। नाउ व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, थोड़ी सी यहां पे टेक्निकल बात आ जाती है। ठीक है, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, तो ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा 17 और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ठीक है, चाइना की बात करें, चाइना के पास उस तरह का प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली चाइना ने बहुत सारी माइंस इवन अफ्रीका में एक्वायर करी हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स सच एज कोबाल्ट। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं यानी कि REE, इसमें 15 लैंथेनाइड्स आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर्स 57 टू 71, और साथ में आता है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और येट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है। अब जो REEs हैं, ठीक है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं, तो दो कैटेगरीज में आ जाते हैं। कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स की, देयर इज नो ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, लेकिन एसेंशियली ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो कि बहुत, देखिए, जो कि बहुत रेयर जगहों पे पाए जाते हैं, ना। फॉर एग्जांपल इन अफगानिस्तान में भी बहुत डिपॉजिट्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। ठीक है, इस करके स्ट्रेटेजिकली हमारी इंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ और ज्यादा जरूरी भी बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगेन इन द वेक, अब देखिए, अब जहां, अब क्योंकि कम जगहों पे ये पाए जाते हैं, अबंडेंटली नहीं पाए जाते हैं, तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो यहाँ पे सप्लाई चेन इशू भी आ जाता है कि सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज्यादा है, तो कैसे उस डिमांड को मीट किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि ताइवान है, या अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन अभी वहां पे लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, तो डेफिनेटली अभी सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इंपैक्ट पड़ रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो अगेन यहाँ पे फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आ जाते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें दोस्तों, ये हमारा लैंथेनाइट सीरीज है 57 टू 71, ये 21 एटॉमिक नंबर जो है हमारा स्कैंडियम, और ये हमारा येट्रियम 39 जो एटॉमिक नंबर है। नाउ व्हाई आर दीज मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट? अब जो मिनरल्स है कोबाल्ट, निकल, लिथियम, तो ये बहुत एसेंशियल है फॉर मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो ये बहुत एसेंशियल है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये कहां कहां काम आते हैं? मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, हार्ड ड्राइव्स बनाने के लिए, हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की अभी मैंने बात करी, चिप मैन्युफैक्चरिंग जो आपको मैं बता रहा था। ठीक है, अब दिस इज कमिंग एट ए टाइम जब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत पुश कर रहे हैं। दिस इज कमिंग एट ए टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दे आर प्रेडिक्टेड टू बी अ सेक्टर राइप फॉर डिस्ट्रप्शन। तो अगेन सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जहां पे बात करते हैं तो आने वाले टाइम में 80% ऑफ इंडियाज 2 and 3 व्हीलर फ्लीट विल बी इलेक्ट्रिक, 40% ऑफ द बसेस एंड 30 to 70% ऑफ द पर्सनल कार्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। बहुत एम्बिशियस टारगेट है, पिछले अगर आने वाले 7-8 सालों में अचीव कर पाए, लेकिन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर हमारा बहुत फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे बहुत हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे हम बात करें डिस्प्रोजियम की, टर्बियम की, यूरोपियम की, ठीक है, ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं, लेकिन ये अब इंडिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इतनी अबंडेंट क्वांटिटीज में इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो डिपेंडेंसी कहां पे है? डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर रहती है फॉर HREEs यानी कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, चाइना के पास 70% शेयर है एज फार एज द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज कंसर्न। टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे चिले, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। कंसर्न्स फॉर इंडिया, तो अगेन यहां पे बात हो रही है दैट वी वुडंट वांट कि आने वाले समय में हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, कि चाइना से हम सप्लाई सिक्योर करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ताकि हम अपने एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स को पावर कर सके, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो सोलर सेक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं।
अब इंडिया को एक रीजन है यहां पे इंट्रोड्यूस, यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया। अब इंडस्ट्री वॉचर्स का ये कहना है कि यहां पे इंडिया को एक जगह नहीं मिली इस ग्रुपिंग में, बिकॉज बाकी जो देश है वो नहीं देखते कि इंडिया ब्रिंग्स एनीथिंग, एनी एक्सपर्टीज ऑन द टेबल। ठीक है, बिकॉज देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, उनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी है कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और जापान जैसे देशों के पास वो टेक्नोलॉजी है कि कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। तो इंडस्ट्री वॉचर्स ये कहते हैं कि इंडिया के पास एक्सपर्टीज नहीं है, इसके कारण इंडिया को इस ग्रुपिंग में नहीं शामिल करा गया। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। सो दोस्तों ये अगेन 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 even with its imperfections had the potential to institutionalize bad privacy practices। इसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आपके क्या व्यूज हैं आपने 250 शब्दों में बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था और हमारे आज के 3 टॉपिक्स थे। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, वो है हमारे जनरल स्टडीज के कोर्स के बारे। तो यदि आप अगले साल अपना यूपीएससी का टाइम देंगे और आप तलाश में हैं जनरल स्टडीज की, अगर आपको अगर आपने उसकी कोचिंग लेनी है, आपने उसकी तैयारी करनी है, आपने उसका कंटेंट लेना है, तो हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दोस्तों जनरल स्टडीज का हमारे कोर्सेज, यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे रहते हैं, लेकिन एक नया फीचर है कि हमने ऑफलाइन बैच शुरू करा है। अब ऑफलाइन बैच में आपके सामने अभी फीचर्स अवेलेबल हैं, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, मोहाली में हमारा ऑफिस है, मोहाली में हमारे स्टूडियोज का ऑफिस है, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो आप हमारे साथ ये लाइव क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन और आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।